हेलो बच्चों, वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का हमारे नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले वाले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना लगता है जब हम उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसको आई टैब में भी लिंक कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट मैं पिन कर दूंगा लिंक के साथ। तो जिन्होंने नहीं देखा है आप उसको पहले देख लेना। पर फिर भी मैं यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा पहले वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भूलना नहीं, पहले सब्सक्राइब करो फिर लेक्चर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये टॉपिक है। दैट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल का बिहेवियर कैसा होता है। ये मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है पर मैं इसका एक ब्रीफ आपको देना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन। ओके, देखो, ये मैंने पहले से फिगर ड्रॉ करके रखा हुआ था कि आपके पास एक डाइपोल होगा बेटा। ओके, एक डाइपोल है ए बी। डाइपोल का नाम है ए बी। इसमें पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट पे रखा हुआ है, निगेटिव चार्ज बी पॉइंट पे रखा हुआ है। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F1 है। और F1 आपको पता है फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये रिलेशन होता है। तो इसी तरह जो फोर्स F1 लग रहा है वो पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है, तो इसलिए Q इंटू ई। ये निगेटिव पे चार्ज पे लग रहा है, इसलिए F2 इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल है। इधर F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है। और आपको पता है डाइपोल जो होता है वो दो सेम चार्जेस का ही कॉम्बिनेशन होता है, बस उनके साइन अपोजिट होते हैं। तो ये पॉजिटिव साइन के साथ क्यू है, ये निगेटिव साइन के साथ क्यू है, तो F1 और F2 कट जाएगा। मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम होगा वो जीरो होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि सिस्टम कुछ भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स तो जीरो होता है, लेकिन यहाँ एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, टॉर्क। तो बेटा टॉर्क जो होता है वो एंगुलर मूवमेंट में इस्तेमाल होता है। मतलब जब आप कोई चीज एंगुलर मूवमेंट कराते हो किसी ऑब्जेक्ट को तो वहां पे फोर्स की जगह हम टॉर्क यूज करते हैं। और जो आप लेंथ को dr में मेजर करते हो तो वहां एंगुलर डिस्टेंस मेजर होती है d थीटा में। अगर आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th का फिजिक्स तो आपको ये पता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता है, अब उतने बेसिक में मैं नहीं जाऊंगा। तो बेटा होता क्या है कि इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है और उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, जो निगेटिव चार्ज को यहां ले आने की कोशिश करता है और पॉजिटिव चार्ज को यहां ले आने की कोशिश करता है। अब आप में से बहुत लोग पूछोगे कि सर पॉजिटिव चार्ज यहां क्यों रखे हैं, यहां क्यों नहीं रख सकते। तो बेटा देखो, अगर आप इस फील्ड को ध्यान से देखो तो ये फील्ड इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रही है। तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चार्ज का, आपको पता है कि इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कहीं निगेटिव चार्ज होगा, कहीं दूर, मतलब एकदम बगल में नहीं, कहीं दूर। इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। आप मान सकते हो या तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा या तो यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड और निगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो अगर बेटा यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ निगेटिव चार्ज रखोगे तो ये डाइपोल ये निगेटिव चार्ज को इस तरह से अट्रैक्ट करेगा करेगा। और अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। तो होगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा हुआ क्या कि निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। तब जो डाइपोल हमारा होगा वो फील्ड से कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। और अभी भी जब आप पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखे हो तो अभी क्या कर रहा है, अभी ये रिपेल कर रहा है और इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में भी ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे। तो दोनों तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस रोटेशन की जो डायरेक्शन है इधर से क्लॉकवाइज है और जब आप उल्टा कर दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है। अब बेटा देखो, जब ये डाइपोल टॉर्क के वजह से यहां आ जाएगा, मान लो इस पॉइंट पे आ गया आपका पॉइंट ए और यहाँ आ गया आपका पॉइंट बी, तो आपका जो डाइपोल है यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ गया। तो ये बेटा आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्योंकि बेटा देखो, अभी मैंने आपको बोला इधर पॉजिटिव चार्ज आप कंसीडर कर सकते हो या इधर निगेटिव चार्ज आप कंसीडर कर सकते हो। तो बेटा एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज के पास निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से दूर पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स कि अट्रैक्शन वाला फोर्स इधर लग रहा है और रिपल्शन वाला फोर्स इधर लग रहा है।
और दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर सीन इसका अपोजिट हो, इसका अपोजिट सीन होने का मतलब बेटा यहाँ पे किसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ जाए और यहाँ पे किसी तरीके से निगेटिव चार्ज आ जाए। बात को समझो, हाइपोथेटिकल केसेस हैं। अब बेटा क्या हो रहा है, अगर फील्ड की डायरेक्शन यही है, तब देखो रिपल्शन करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो हो क्या रहा है, F1 इधर, F2 इधर, एक दूसरे को फिर भी ये बैलेंस करेंगे, कैंसिल करेंगे, लेकिन क्या है कि जो डाइपोल है उसकी टेंडेंसी क्या है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसको जरा सा मूव कराओगे, जरा सा, अभी तो दोनों फोर्स काउंटर कर रहे हैं, इसको आप जरा सा मूव कराओगे, ये तुरंत घूम के यहां आ जाएगा। और जो निगेटिव चार्ज है, तो इसको आप जैसे ही हल्का सा मूव कराओगे पॉइंट बी से, ये फिर रोटेट करके यहां आ जाएगा। तो मतलब दो कंडीशन है, या तो थीटा आप 0 डिग्री बना दो, या थीटा आप 180 डिग्री बना दो। 180 डिग्री पे जब मतलब डाइपोल की जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री का एंगल बनाए, या डाइपोल की एक्सिस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 180 डिग्री का एंगल बनाए, ये दो कंडीशन में डाइपोल इक्विलिब्रियम में होता है। बस फर्क इतना है कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब आप इस पे कोई फोर्स लगाओगे तो ये वापस रिस्टोर होगा अपनी इनिशियल पोजीशन पे। और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो आप कोई फोर्स लगाते हो तो ये अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन को छोड़ के निकल जाता है, रिस्टोर करने की कोशिश नहीं करता है। ये सब मैं आपको पीछे के लेक्चर में बता चुका हूं। तो पूरी कहानी से बेटा आपको ये जो समरी निकल के आई, अब मैं उसको कंक्लूड कर रहा हूं कि बेटा जब ऐसी कंडीशन होती है तो फोर्सेस कैंसिल करते हैं, लेकिन एक टॉर्क लगता है, इस पे टाउ 1 लगता है, इस पे टाउ 2 लगता है, और जो नेट टॉर्क निकल के आता है डेरिवेशन के बाद वो आता है P क्रॉस E, या फिर PE साइन थीटा, जहां पे साइन थीटा में जो थीटा है ये एंगल होता है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन, और डाइपोल की जो एक्सिस है ये इनके बीच का जो एंगल होता है। ओके, इतनी चीज क्लियर। तो ये बेटा आइडियल केस में है, ये आइडियल केस में होता है। अब हम इसको लेके चलते हैं एक लेवल आगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है, तो अभी तो हम ये बता रहे थे इस पर टॉर्क कितना लगता है, लेकिन अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। और आपको मैं बता चुका हूं, जब भी एंगुलर मूवमेंट की बात होती है तो हम टॉर्क कंसीडर करते हैं और एंगुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक क्वांटिटी होती है जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल, मतलब डाइपोल के दोनों चार्जेस में से किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो वो तो सेम ही होना है, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन अलग अलग है। और यहाँ पे क्या है कि इनके बीच की टोटल डिस्टेंस 2 है। हमने ऐसा अज्यूम किया हुआ है ना कि डाइपोल के बीच की टोटल डिस्टेंस 2 है, क्योंकि कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है। ये जो टोटल टॉर्क निकल के आता है वो क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, जहां पे थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सिस ऑफ डाइपोल के बीच का एंगल होता है। अब बेटा आप कंसीडर करो कि इस पे टॉर्क लग रहा था, ठीक है, ये आपका नॉर्मल डाइपोल है, ये जो पहला फिगर है जो आपकी पूरी पूरी लाइन बनी हुई है, ये ए बी, ये आपका डाइपोल की इनिशियल कंडीशन है जब ये थीटा 1 पे है, मतलब अपनी एक्सिस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा 1 एंगल बना रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है और ये आपकी ए बी जो है एक्सिस है डाइपोल की, इनके बीच का एंगल थीटा 1 बन रहा है, जिसको मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। तो बेटा एक बात बताओ, इसकी वजह से टॉर्क किधर लगना चाहिए, ऑब्वियसली इधर लगना चाहिए, इधर से इधर लगना चाहिए, यानी नेट टॉर्क जो लगेगा बेटा वो क्लॉकवाइज लगेगा, ऐसे रोटेट करवाएगा। अब बेटा एक बात बताओ, आपको याद है आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फोर्स में क्या करते थे, अगर फोर्स इधर लग रहा होता था तो आप एक्सटर्नल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते थे और डिस्प्लेसमेंट कराते थे, और आप फोर्स कितना लगाते थे, अगर ये फोर्स F है तो F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड भी फोर्स F के बराबर होता था, एकदम इनफाइनाइटेसिमल कांस्टेंट स्पीड से वो मूव करता था, ये आपको पता है। तो यहां भी हम इसको थीटा 1 से, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है थीटा 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, हम इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाना चाहते हैं, और थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में डी थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये करने के लिए बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन में एक टाउ एक्सटर्नल लगा रहे हैं, एक टाउ एक्सटर्नल लगा रहे हैं, जैसे वहां फोर्स एक्सटर्नल लगाते थे वैसे ही हम यहाँ पे टाउ एक्सटर्नल लगा रहे हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये टाउ एक्सटर्नल किसके बराबर है, ये टाउ एक्सटर्नल बराबर है माइनस टाउ के। माइनस क्या दिखा रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड टाउ के बराबर है, यानी टी एक्सटर्नल को भी हम लिख सकते हैं पीई साइन थीटा, लिख सकते हैं ना बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। ओके, अब एक बात बताओ बेटा कि अगर अब हम इसका वर्क निकालना चाहें थीटा 1 से थीटा 2 तक,
जो गया है ये एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी थीटा। तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। अब आप बोलोगे सर हम माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टॉर्क बेटा किस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, और जो एंगुलर मूवमेंट हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी किस डायरेक्शन में हो रही है, इसी डायरेक्शन में हो रही है। यानी टाउ एक्सटर्नल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है। तो यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब डी डब्ल्यू तो बेटा आपको मिल गया है टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा, अभी के लिए, अभी के लिए। लेकिन एक बात बताओ बेटा, ये इंटू है बेटा, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, इंटू चल रहा है। तो बेटा अगर हमें पूरा निकालना हो कि थीटा वन से थीटा टू तो कहीं भी हो सकता है ना, तब बेटा हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन के लिए हम डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे थीटा वन से थीटा टू तक। अब आओ देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, और ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा वन थीटा टू और टाउ एक्सटर्नल डी थीटा। अब बेटा टाउ एक्सटर्नल की वैल्यू टाउ के ही बराबर होगी, ये मैंने आपको बताया था। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ई साइन थीटा, पी क्रॉस ई लिख सकते हो, तो पी क्रॉस ई लिखोगे वो निकल के आएगा पी ई साइन थीटा, मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। अब इसमें देखो पी ई तो कांस्टेंट है, पी और ई को बाहर निकाल लो, तो थीटा वन से थीटा टू साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दो बेटा, क्या आ जाएगा, पी ई माइनस कॉस थीटा, थीटा वन टू थीटा टू, ये इसकी लिमिट हो गई। और यहाँ पे क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू आ गया, ओके, टोटल वर्क डन। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, आगे चलते हैं। अब बेटा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, पीई ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा, थीटा वन टू थीटा टू, लिमिट है इसकी, माइनस साइन बेटा बाहर निकाल लो, पीई। अब कॉस थीटा के लिए आपके पास दो थीटा है, थीटा वन एंड थीटा टू, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, माइनस पीई कॉस, अपर लिमिट होती है थीटा टू, माइनस कॉस लोअर लिमिट थीटा वन। तो वर्क डन क्या आ गया बेटा निकल के, वर्क डन आ गया माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, पीई कॉस थीटा वन। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस माइनस पीई कॉस थीटा वन, हो गया। अब बेटा आपको पता है ये जो वर्क डन होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप ले गए हो, थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल तक ले गए हो, तो एक बात बताओ, थीटा वन एंगल पे जब डाइपोल रहा होगा बेटा, थीटा वन एंगल पे जब डाइपोल रहा होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू वन रही होगी, कुछ भी रही होगी, लेकिन थीटा वन है इसलिए हम यू वन मान ले रहे हैं। और जब ये थीटा टू एंगल पे चला गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू टू हो गई होगी, और यू वन से यू टू ले जाने में वर्क हुआ है, यू वन से यू टू ले जाने में वर्क हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इनिशियल पॉइंट से आप फाइनल पॉइंट तक ले गए हो, थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल पे ले गए हो, तो वर्क डन ज्यादा स्टोर हुआ होगा, यानी कि यू टू जो है यू वन से बड़ा होगा, और जो डब्ल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा यू के बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन ही तो स्टोर होता है ना। और डब्ल्यू किसके बराबर होगा, यू टू माइनस यू वन, जिसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू वन पे तो ये पहले से ही था, इस पे जो भी कुछ भी इसके पास एनर्जी थी, उसके बाद आपने जितना वर्क डन किया वो स्टोर हुआ, और वो स्टोर होके U1 से U2 में कन्वर्ट हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो W किसके बराबर है, डेल्टा U के, जहां डेल्टा U की वैल्यू क्या है, U2 माइनस U1, ओके। अब बेटा इसको हम W को डेल्टा, मतलब ये जो वर्क डन है इसको हम लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो बेटा U2 माइनस U1 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस माइनस पीई कॉस थीटा वन। अगर आप दोनों साइड के टर्म्स को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा U2 इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा टू, U1 इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा वन। तो जनरलाइज फॉर्म में आप लिख सकते हो U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। देखो ना बेटा U1 के लिए थीटा वन है,
U2 के लिए थीटा 2 है, तो नॉर्मल U के लिए कॉस थीटा है। तो यही होती है डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कैपेसिटेंस के इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे दे रहा हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। आप कूलम्स लॉ का डेरिवेशन पढ़ लेना। इसको आप खुद से करिए, ना आए तो मेरे वीडियोस देखिए या किसी के भी वीडियोस देखिए जिसकी आपकी इच्छा करे। बट मुद्दा ये है कि आप ये डेरिवेशंस एक एक करके तैयार करते चलिए। ये मेरा होमवर्क है बोर्ड के लिए। ओके, इसको तैयार कर लेना, इसका स्टेटमेंट तैयार कर लेना वेक्टर फॉर्म में। ये इतना कर लो, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।